नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बल्कि पश्चिम बंगाल में जो कानून पास किया गया है, बलात्कार और हत्या के मुजरिमों को सजा देने के लिए, उस कानून विशेष कानून जो है वो ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये मॉडल एक्ट है, यानी एक मॉडल है सारे देश के लिए। उनकी बात अगर मानी जाए तो सारे देश को उसी तरह का कानून बना लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब तो यही होता है कि ये काम पहले न हुआ। तो उन्होंने ऐतिहासिक और मॉडल कानून बनाया है, ये दावा उन्होंने किया जब वो विधेयक कल पास हो गया पश्चिम बंगाल की विधानसभा से। अब ये अभी देखने की बात है, वो तो अभी उस पर राज्यपाल के पास जाएगा विधेयक। राज्यपाल उस पर जब दस्तखत करेंगे तब वो कानून का रूप लेगा, लेकिन मोटे तौर पे विधेयक पास हो गया है और वो कानून बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब ये जो बात है कि ये मॉडल कानून है, वो मॉडल क्या है? उसमें दो खास ऐसे प्रावधान हैं, प्रोविजन हैं जो ध्यान खींचते हैं। एक तो ये है कि बलात्कार के बाद अगर किसी भी वजह से, यानी बलात्कार के बाद अगर महिला की मौत हो गई हो या वो अस्थायी रूप से विकलांगता की स्थिति में पहुंच गई हो, तो वैसे मामलों में मृत्यु दंड दिया जाए, सजाए मौत दी जाए। और इसमें दूसरा जो प्रावधान ये है, ये कहा गया है कि पुलिस को कहा गया है, पुलिस के लिए वो प्रोविजन है कि ऐसे मामलों में वो अपनी जो जांच है वो 21 दिन के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर उसको वो पूरा कर ले और उसमें अपनी वो जो फर्स्ट रिपोर्ट है, जो फर्स्ट चार्जशीट है, वो कोर्ट में दाखिल करे। ये दोनों ही जो प्रावधान है वो समस्याग्रस्त, उनमें मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल तो ये इस सोच के साथ है कि कड़ी सजा कर देने से कोई अपराध रुक जाता है। हम इतिहास में नहीं जाएंगे, इतिहास में तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं कि बहुत सारे जुर्म की सजा सजाए मौत ही होती रही है। भारत तो उन देशों में है, दुनिया के 1/3 देशों में है, जहां आज भी फांसी की सजा का प्रावधान है। दुनिया के लगभग 140 देश अपनी कानून की किताब से इस सजा को खत्म कर चुके हैं, लेकिन भारत में यह है जब तक लोगों को फांसी होती भी है। उनसे कितनी मदद मिली है अपराधों को रोकने की, ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अपनी बात को बलात्कार के मामलों तक सीमित रखें। पिछले कुछ दशकों में कह सकते हैं, खासकर 1.5 दशक से देश में एक ऐसा माहौल बना है जिसमें एक उग्रता, एक उग्रवाद का माहौल है देश के भीतर में, कि लोग किसी भी चीज पर सीधी मांग ये होती है कि तुरंत सजा होनी चाहिए, इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए। इंस्टेंट जस्टिस में ये है कि अगर कोई बलात्कार की घटना हुई है तो उसका जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसको फांसी दी जाए। हम लोगों ने निर्भया कांड के दरमियान दिल्ली में देखा था कि एक बड़ा तबका वो था जो फांसी दो के नारों के साथ सड़कों पर उतरा था। वही बात अभी देखने को मिली है और कई पिछले मामलों में भी देखने को मिली है। तो सवाल ये है कि क्या ये फांसी की सजा, चूंकि अब तो बंगाल में हो गई मॉडल कानून में, पोक्सो कानून जो बना था बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, उसमें भी फांसी की सजा कर दी गई थी। क्या उसके बाद ये घटनाएं रुक गई? निर्भया कांड के बाद बलात्कार के कानून को काफी सख्त कर दिया गया था, लेकिन क्या उसके बाद ये घटनाएं नहीं हुई? अगर उस कानून से अगर वो बात रुकनी होती तो ये अभी जो कलकत्ता का मामला है क्यों होता? मैं तो इसके साथ देश भर से रोज खबरें आ रही हैं, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ।
मैं सिर्फ कोलकाता की बात कर रहा हूँ कि ये घटना क्यों होती है। अगर कानून को सख्त बना देने से समस्या का समाधान होता तो। दूसरी बात यह जो है ये कही गई है कि पुलिस अपनी जांच 3 हफ्तों में कर ले। ये एक पुलिस पर गैर जरूरी दबाव बनाना है। जांच की अपनी प्रक्रिया होती है। विशेष पुलिस दल बनाए जाएं ऐसे मामलों के लिए। एक ऐसे पुलिस कर्मियों की टीम बनाई जाए जिनके पास उस दरमियान और कोई काम ना हो। ये बात तो समझ में आती है, ताकि वो बाकी अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक जगह अपने को फोकस कर सकें और जल्द से जल्द जांच को वो आगे बढ़ाएं। लेकिन ये एक डेडलाइन तय कर देना। देखा यह गया है कि अगर ऐसा दबाव पुलिस वालों पर हो तो वो जांच और भी कमजोर हो जाती है। इसलिए कि पुलिस वालों के ऊपर ये दबाव होता है कि एक टाइम फ्रेम के भीतर उनको अपना रिजल्ट देना है। और कल की ही बात है, कल ही एक कानून पास हुआ पश्चिम बंगाल में। कल की ही बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई। अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ के बदलापुर में स्कूल में बच्चियों के साथ बलात्कार की खबर आई थी। उस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और उनके खिलाफ वो जांच को आगे बढ़ा गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहां पुलिस कर्मियों को कहा कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप जांच को लेकिन पुख्ता बनाइए। ये बात क्यों कही जा रही है? बात यह है कि अगर जांच कमजोर होती है, जो सबूत होते हैं वो अगर लॉजिकल नहीं होते हैं, तार्किक नहीं होते, तो जब बात कोर्ट में जाती है और जब वहाँ पर डिफेंस यानी बचाव पक्ष आता है, वो कमज़ोर सबूतों की धज्जियाँ उड़ा देता है और अक्सर जो आरोपी हैं वो बच जाते हैं। भारत में सजा होने की दर वैसे तो तमाम अपराधों में बहुत कम है, लेकिन ये जो महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह की घटनाएं हैं उसके मामले में तो रिकॉर्ड और भी कमजोर है। ऐसा क्यों? ऐसा होने की एक वजह तो यही है, अगर जल्दबाजी की जाती है, ठोस सबूत नहीं जुटाए जाते हैं और चार्जशीट तैयार की जाती है। दूसरी वजह जो हमारा जिसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय व्यवस्था कहते हैं, अपराधी को न्याय दिलाने की जो हमारी प्रणाली है वो लचर है। क्योंकि जो पुलिस है उसके ऊपर काम का बोझ होता है, पुलिस उसके बीच में अपनी जांच करती है, उसके ऊपर दबाव होते हैं। अक्सर आप देखिए, ये जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराधी ऐसे काम करते हैं उसमें कुछ तो बिल्कुल खालिश अपराधी होते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रसूखदार होते हैं। हम लोगों ने महिला पहलवानों का मामला देखा था और ऐसे मामले बहुत से होते हैं। ऐसे अपराधियों को भी कई बार राजनीतिक संरक्षण मिला होता है। इन सारे दबावों में पुलिस जांच को, अपने सबूत को कमजोर कर देती है। नतीजा ये होता है कि जब वो सबूत कोर्ट में चीजें जाती हैं तो वो टिक नहीं पाती हैं और अपराधी बच निकलते हैं। तो समस्या ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुरुस्त करने का है। और ये बातें बहुत बार कही गई हैं, हजारों बार कही गई हैं। जब भी कोई ऐसी बहस होती है तब कही जाती है, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है। जो हमारे नेता हैं वो जो सबसे आसान रास्ता है उसको अपनाते हैं। सबसे आसान रास्ता क्या है? एक कानून पास करा दो, कानून में बहुत ही और भी सख्त प्रावधान कर दो। उस समय वो एक पॉलिटिकल जो उससे पर्पस है, राजनीतिक मकसद हासिल हो जाता है। लोगों में एक मैसेजिंग हो जाती है कि देखिए सरकार बहुत चुस्त है, सरकार ने बहुत तत्परता से ये कदम उठाया। लेकिन ये जो मैसेज जाता है इसका सिर्फ सियासी मकसद होता है। इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है अभी तक, न सिर्फ बलात्कार के मामलों में बल्कि ऐसे बहुत से अपराधों के मामलों में हम लोगों ने ये अनुभव इतना ज़्यादा उपलब्ध है कि इसमें ये सबके दिमाग में ये बातें हैं कि कैसे भारत में अपराधी बचने सख्त कानून होने के बावजूद। तो ये जो ममता बनर्जी की सरकार ने कदम उठाया है ये बहुत समस्याग्रस्त है।
ये एक राजनीतिक कदम है। वहाँ हुआ क्या है, आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से घिर गई है। या इसके ये ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो उनकी विपक्षी पार्टियां हैं वो सफल रही हैं इस मामले को उछाल कर एक ऐसा माहौल बनाने में जिसमें सरकार अपने को घिरा हुआ पा रही है। जो इस मामला उसकी वजह और भी हो सकती हैं। जो पीड़ित महिला है वो एक खास क्लास से आती थी, अभिजात्य वर्ग से आती थी। जब ऐसे लोग किसी चीज का विक्टिम बनते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट मीडिया, पॉलिटिशियन सभी मिलकर पैदा करते हैं। अब चूंकि एक पॉलिटिकल जो घेरा उनके आसपास तैयार हो गया है तो ममता बनर्जी की सरकार ने उसका राजनीति का जवाब राजनीति से देने की कोशिश में ये बिल पास कर रहा है। लेकिन अगर इससे हम लोग वास्तविक नतीजों के कसौटी पर अगर इसको हम लोग पर रखने की कोशिश करें तो ये कदम एक दिखावटी है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे कहने का ये आधार ये है कि अभी पिछले अगर 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पिछले 12 सालों में कानून जिस ढंग से आगे बढ़े हैं, जिस ढंग से उनके बारे में बहस चली है, जो कदम उठाए गए हैं और उसके बाद जो अनुभव है वो हम लोगों के साथ। जहाँ तक ये बलात्कार और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, उनके यौन शोषण, ऐसे अपराधों का जहाँ तक सवाल है, हमें यह भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये बेशक इनका संबंध कानून व्यवस्था की स्थिति से भी है, लेकिन इनका एक इससे भी बड़ा संदर्भ है और वो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में जो एक मानसिकता बनती है जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है, उनको एक वस्तु समझा जाता है। ये मानसिकता जो होती है एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में एक उनकी एक सांस्कृतिक उनका चित्रण होता है। इन चीज़ों को अगर गंभीरता से इनका मुकाबला नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो इन समस्याओं का कोई समाधान ऐसे कानूनों से निकलेगा ये संभव नहीं। अभी हम लोग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लगातार खबरें पढ़ रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो महिलाएं हैं वो कितने बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न का शिकार है। उन्होंने खुद ये कहानियाँ मीडिया के सामने भी आकर बताई हैं। अभी करीब 5 साल पहले ऐसा ही एक माहौल देश में बना था, बॉलीवुड में बना था, जब मी टू मूवमेंट हुआ था, जब महिलाओं ने आकर कहानियां बताई थी। गौर करने की बात है कि वो महिलाएं थी जिन्हें समाज में सक्षम माना जाता है, मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग से जो आती हैं। जो महिलाएं बिल्कुल वर्किंग क्लास से और डिप्राइव्ड सेक्शंस की हैं, उनके साथ क्या गुजरती है, इस सवाल पर चर्चा करने की किसी के पास छुट्टी ही नहीं है। शायद वो कोई किसी के पास अवकाश नहीं है कि इस सवाल को इतने बड़े, इसका जो बड़ा फलक है, बड़ा जो इसका संदर्भ है, उसमें जाकर देखा जाए और दूसरे देशों में जिन्होंने ऐसे अपराधों को कम करने में सफलता पाई है, उनके अनुभवों से सीखकर हम कुछ कदम उठाएं। जिन देशों ने अपना आर्थिक ढांचा बदला है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर एक अपने यहाँ बदलाव लाने की कोशिश की है, शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक चेतना के माध्यम से, वहाँ हम लोग जानते हैं कि ऐसी घटनाएं खत्म हो गई हैं। ये तो कोई नहीं कहता है, लेकिन उसे काफ़ी कम करने में मदद मिली है। भारत में भी अगर ऐसा करना है तो रास्ता इसी तरफ जाता है। बाकी सभी बातें पॉलिटिकल है। दुर्भाग्य है कि देश में ऐसे मामलों पर भी सिर्फ राजनीति होती है, सिर्फ एक भावनात्मक माहौल बनता है, बल्कि एक उग्र भावनात्मक माहौल बनता है और उसमें ऐसा ही परिणाम आता है जिससे जमीन पर कुछ भी हासिल नहीं होता। आज बस इतना ही। आप लोग साथ रहे इसके लिए धन्यवाद। हम फिर आएंगे। आप सबको नमस्कार।